प्रीलिम्स से पहले लगभग 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले एक फोकस्ड प्रीलिम्स के लिए तैयारी करती थी। जैसे कि क्योंकि प्रीलिम्स में हॉरिजॉन्टल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल रीडिंग इज़ कि आप एक सोर्स से नहीं, सिर्फ हर सब्जेक्ट के लिए 2 या 3 सोर्सेज ज़रूर रीड करें। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये नहीं सिर्फ स्पेक्ट्रम से पढ़ें, सो आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, स्पेक्ट्रम भी पढ़ें, और भी जो 2-4 मटेरियल्स आपके हाथ लग जाएं आप उन्हें पढ़ें। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर हमें ये एडवांटेज होता है कि आंसर उस 4 ऑप्शंस में से एक ही है। तो अगर आपको एक बेसिक नॉलेज भी है तो आप कहीं ना कहीं उस आंसर को ढूंढ लेंगे। आप एक कैलकुलेटेड गेस कह लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क कह लीजिए, वो लेकर भी आप अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, बट बिफोर प्रीलिम्स 2 महीने या 2.5 महीने आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी के लिए दें। लेकिन ये बात ये है कि हर हर कैंडिडेट का अपना एक तरीका होता है और उसका एक अपना कैलिबर होता है। कुछ लोगों को प्रीलिम्स से डर लगता है, और उन लोगों का बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड गेस वाला जो फैक्टर कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। सो इन दैट सिनेरियो आप 5 से 6 महीने भी डेडिकेट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स से पहले 1 महीना आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। क्योंकि पढ़ आपने लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी परफॉर्मेंस को और रिफाइन करना होता है उस 1 महीने के अंदर। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ अक्सर कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, मैंने भी करी थी। सो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आपको सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, उसके बाद उसको एनालाइज करके उससे अपने आप की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर करेक्शंस करने हैं। कहाँ कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कहाँ आप वाइल्ड केसेस ले देते हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो, मतलब किस तरीके से आपकी मार्किंग पैटर्न को आप डिसाइसिवली अपनी डायरेक्शन में स्टीयर कर रहे हैं, किस तरीके कैसे क्वेश्चंस आप के गलत हो रहे हैं। तो उस चीज़ को आप एनालाइज करें और उसके करेक्टिव मेजर्स लें ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करे। मैं हमेशा ये बात एम्फेसाइज करती हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 10 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी है, इन दैट केस ऑल्सो यू शुड स्पेंड लाइक 2 घंटे आपने अगर टेस्ट देने में लगाए हैं तो एटलीस्ट स्पेंड अराउंड 2 to 3 hours इन एनालाइजिंग इट। वाई वॉज दिस क्वेश्चन रॉन्ग, आपके पास इंफॉर्मेशन कम थी या आपके पास स्ट्रैटेजी में कहीं कोई गलती थी। तो इस तरीके के सवाल आप अपने हर क्वेश्चन को लेके पूछेंगे तो यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस है हर टेस्ट के साथ इम्प्रूव हो रही है। एंड अल्टीमेटली हमारा वो जो 1 महीना है उसके अंदर आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो एनजाइटीज़ होने लगती हैं, जो अंडर कॉन्फिडेंस आने लगता है, उस चीज़ को आपको ओवरकम करना होगा। क्योंकि यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड येट यू हैव टू स्टे काम। तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, लेकिन करनी है ना। दैट इज़ द अल्टीमेट रेसिपी टू विन। So uh, prepare in that 1 month. So study hard, but yet stay calm and healthy. On the day of exam, it's very important to stay in a very constructive state of mind, a peaceful and yet constructive state of mind. मैं पर्सनली एक शाम पहले से पढ़ना छोड़ देती थी, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा रिलैक्स चिल करती थी अपने दिमाग को। मुझे ऐसा लगता था कि अपने दिमाग को थोड़ा प्रोसेस करने के लिए टाइम देना चाहिए। जो आपने इतना पढ़ा है तो वो आपका दिमाग उसे प्रोसेस कर ले ताकि आप एक अच्छे से आंसर कर सकें, एक आउटपुट मोड में आ सकें। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वही कई लोग बहुत चिटर चैटर करते हुए जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। मैं पर्सनली नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस वक्त पे कोई ना कोई बात मेरे दिमाग में रह ना जाए, किसी से कोई बात हुई, आपके दिमाग में वही चल रही है, आप एग्ज़ाम कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन अ वेरी काम स्टेट ऑफ माइंड। आपका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मेरा 2 घंटे का एग्ज़ाम है, उसमें मुझे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, इतने मिनट के अंदर मैं इतने क्वेश्चंस को कवर कर लूँ तो मेरा इतना टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर इवेंचुअलिटीज़ ऑल्सो। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया, अगर पेपर लेंदी आया, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए जाएँ। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स ईट लाइट ब्रेकफास्ट,
so that you don't feel hungry at between your exam. और ये सब चीज़ें तो मतलब जो जनरल एग्ज़ाम रिलेटेड कॉमन सेंस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. So on that day, this is the first thing that you should be doing. And second, इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना चाहिए कि मैं इतने क्वेश्चंस करूँगा या करूँगी. सो अगर आप पहले से डिसाइड करके गए हैं कि मैं 90 क्वेश्चंस करूँगा और पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, तो उस सिचुएशन में आप वाइल्ड गेसेस करने लगेंगे, एंड दैट इज़ अगेन अ वेरी रिस्की टेरेन. आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ऐसे माइंडसेट से जाएंगे. और अगर आपने सोचा कि नहीं भाई मैं सिर्फ 70 क्वेश्चंस करूँगी और पेपर बहुत ईजी आ गया, इन दैट सिचुएशन अगेन आप उस लिमिट को क्रॉस करने में डरेंगे. सो डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल बी अटेम्प्टिंग अकॉर्डिंग टू द पेपर. इफ द पेपर इज डिफिकल्ट यू शुड अटेम्प्ट with caution, and if the paper is easy you should attempt as much as you know. जितना आपको पता है उतना तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही. हाँ, सो डोंट प्री डिसाइड योर कि मैं इतने केसेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. लाइक एग्ज़ाम के दौरान बैठकर ही ये सब डिसीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन पहले टेस्ट सीरीज़ की आपकी परफॉर्मेंस से हो जाती है. आपको पता चल जाता है कि आपके गेसेस ठीक होते हैं या नहीं होते. अगर आपको लगता है ये अल्टीमेटली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके गेसेस ठीक होते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर सम कैलकुलेटेड रिस्क और गेसेस. बट अगर आपको लगता है कि नो, यू जनरली इन योर परफॉर्मेंस वो गलत हो जाते हैं और उससे आपका ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है, तो देन गो फॉर एक्यूरेसी. सो इट्स योर ओन परफॉर्मेंस विच विल डिसाइड योर स्ट्रैटेजी. MCQ को अटेम्प्ट करने की कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, कई सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो लोग फॉलो करते हैं. एलिमिनेशन टेक्निक फॉलो करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं लोग फॉलो करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स ना हो. ओनली वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल वाली स्टेटमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं. येस, दे वर्क टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन ट्रिक्स वही आपको अपने आप ही वो डेवलप होती हैं. आप क्वेश्चंस करते जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, ये वाले क्वेश्चंस तो देखो ऐसे वाले ऑप्शंस कभी आते ही नहीं हैं. या आपको लॉजिकली आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये वाली दो ऑप्शन तो उसके साथ लॉजिकली फिट नहीं हो रही हैं क्वेश्चन के साथ. तो सो ऑल दीज आर ट्रिक्स, इफ़ यू कैन से ट्रिक्स. ये सब ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने MCQs को सॉल्व करने के लिए. लेकिन अल्टीमेट विनर इज़ ऑफ कोर्स reading information and going for practice. लैक ऑफ टाइम, हाँ, कुछ बच्चों को इस बार लगा कि टाइम बहुत कम था, पेपर बहुत लेंदी था. एंड ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं, मुझे भी ऐसा एक दो बार लगा UPSC के एग्ज़ाम में कि पेपर थोड़ा लेंदी है. लेकिन ऑफ कोर्स आप ये सब पहले से प्लान करके जाते ही हैं कि मेरी फ़र्स्ट रीडिंग 25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में या हो जानी चाहिए, जिसके अंदर आपको जो एग्जैक्टली ईजीली आते हैं क्वेश्चंस वो आपने कर लिए, या 1 घंटे में हो जानी चाहिए जिसमें आपने जो आपको क्वेश्चंस आते हैं आपने कर लिए. फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर आप उस अपनी जो सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग के लिए रख लेते हैं. सो आप ये करके जाते हैं टाइम मैनेजमेंट. एंड इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपने टाइम को मैनेज करके डिसिप्लिन तरीके से अपने पेपर के अंदर चलें, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाया और हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन ईजी हो जो आपको आते हैं वो छूट गए, सो इट्स अ बिग लॉस. तो एवरी क्वेश्चन काउंट्स. अगर छूटे भी तो वो छूटें जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फर्स्ट रीडिंग टाइमली कंप्लीट हो जाए. तो उसके लिए अगेन आई ऑलवेज से practice how to manage your time during paper. So for that you can use again like आप बहुत सारे फोटोस्टैटिक टेस्ट मिलते हैं, आप घर पे टाइम लगा के करें कि आप कितनी देर में टेस्ट कर पा रहे हैं, एंड ये टाइम मैनेजमेंट आ जाता है. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट जस्ट नीड सम प्रैक्टिस एंड पेशेंस. थैंक यू सो मच समृद्धि. It has been a pleasure interacting with you, and all the best to all the friends who are going to take prelims, and thank you all.